एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 26 और 27 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रश्न के पहले प्रश्न के साथ, जो कि जुड़ा है स्पोर्ट्स सेक्टर से। और दोस्तों, पहले प्रश्न में लिखा है कि हाल ही में भारतीय महिला शतरंज टीम द्वारा, जो भारत की महिला शतरंज टीम है उसके द्वारा एक टीम को हराया गया और इसी के साथ भारत ने एशियाई नेशंस क्षेत्रीय ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना काल होने की वजह से और कोरोना महामारी की वजह से जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का जो आयोजन है वो ऑनलाइन ही किया जा रहा है और इसी क्रम में इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने इस खिताब पर कब्जा जमाया है। तो भारतीय महिला टीम द्वारा इंडोनेशिया को 6-2 से हराया गया और इसी के साथ उसने ये खिताब जीता। लेकिन जो भारत की पुरुष टीम है वो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई और इसी के साथ उसको सेकंड स्थान पर रहते हुए रजत पदक के साथ में से जो है संतोष करना पड़ा। इससे पहले जो संयुक्त भारतीय टीम थी उसने अगस्त 2020 में भी फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड को जीता था, चलिए, जो कि रूस में आयोजित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भारतवंशी लगातार जो है विभिन्न देशों में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में भारत वंश के ही वेवेल राम कलावन ने हाल ही में एक देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है और उस देश का नाम है सेशल्स। तो सेशल्स देश में भारतवंशी वेवेल राम कलावन जो हैं उनको चुना गया है। सेशल्स एक हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, ठीक है, और वहाँ पर पहली बार कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है जो भारतीय वंशी है। 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता निर्वाचित हुआ है जो कि विपक्ष में होते हुए अब चुना गया है। तो पूर्वी अफ्रीकी देश में 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। निर्वर्तमान राष्ट्रपति थे फोरे, जिनको केवल 43% मत हासिल हुए हैं। पूर्वी अफ्रीका एक बहुत ही छोटा देश है। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशल्स बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी 1 लाख जो है लोगों से भी कम है, अर्थात बहुत कम आबादी वाला देश ये है। राम कलावन के परदादा जो हैं काफ़ी साल पहले 1883 में अंग्रेजों के समय बिहार के मोतिहारी जिले के परसोनी गांव से कलकत्ता होते हुए मॉरिशस गए थे। वहां गन्ने के खेत में काम करने लगे और कुछ समय बाद वे सेशल्स चले गए। सेशल्स में 1961 में राम कलावन का जन्म हुआ। उसके बाद में उन्होंने लगातार वहां पर कार्य किया और राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया। हाल ही में जब पीआईओ सांसदों का पहला सम्मेलन 2018 में हुआ, पीआईओ अर्थात होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसमें दो तरह के हम नाम देखते हैं, एक तो पीआईओ होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक होता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये दोनों दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो कभी इन पर मैं आपके लिए पूरी चर्चा कर लूंगा, ठीक है। चलिए, उस समय वह सेशल्स की संसद नेशनल असेंबली के सदस्य थे और इसीलिए उनको आमंत्रित भी किया गया था। तो नाम याद रखिए, राम कलावन कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर क्षेत्र में, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्वी क्षेत्र में। मेडागास्कर जो है उसी के ऊपर की ओर आपको सेशल्स देखने को मिलेगा। तो सेशल्स जो है वहाँ के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अत्याधुनिक तकनीक से युक्त एक हाल ही में नया विमान खरीदा गया है जिसका नाम है एयर इंडिया वन भारत। तो दोस्तों, एयरफोर्स वन जो कि आपके अमेरिका की आर्मी के पास है, उसी के बराबर तकनीक वाला एयर इंडिया वन भारत विमान भारत को मिले हैं। कुल मिलाकर के 2 विमान मिले जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जैसे वीआईपीज जो हैं उनकी यात्राओं को किया जाएगा और इसका निर्माण किया है बोइंग द्वारा। बोइंग बिजनेस जेट्स द्वारा निर्मित बोइंग 777 एक जंबो जेट विमान है, ठीक है, जिसे जो है अब भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आदि के लिए खरीदा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इन्हें तैयार किया गया है। दोनों विमानों की खरीद और इनका जो पुनर्निर्माण किया गया है ताकि इनको मॉडिफाई करके और भारतीय स्तर पर बनाया गया, उसमें लगभग 8,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। B777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली होगी जिसे लार्ज एयरक्राफ्ट इन्फ्रेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स जो है कहा जाता है। वीवीआईपी की यात्रा के दौरान दोनों भी 777 विमानों को भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट उड़ाएंगे। अगर हम अभी की बात करें तो भारतीय जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है वे B747 जो कि बोइंग से ही खरीदे गए हैं उन विमानों से यात्रा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये
बोइंग 777 विमान से यात्रा करेंगे। तो ये नाम भी आप याद करें तो शायद बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, लगातार बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है और इसी क्रम में कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये कलाम शब्द आप सभी परिचित हैं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। तो देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जो कि बच्चों में और खासकर युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, उन्हीं की जयंती जो है उसके अवसर पर 89वीं जयंती उनकी 15 अक्टूबर 2020 को मनाई गई और उसी के अवसर पर जो है बौद्धिक संपदा अर्थात आर्टिफिशियल जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके संरक्षण के लिए ये किया गया। इसलिए ताकि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं और लगातार नवाचार कर रहे हैं, वे अपने आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूक हो सकें और अपने आविष्कारों का संरक्षण कर सकें। तो नाम क्या है कार्यक्रम का? कार्यक्रम का नाम है आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस एजुकेशन कैंपेन। फुल नेम बताऊं तो ये है कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है। तो यहां से निकल करके आता है कपिला। तो कपिला नामक ये प्रोग्राम है जिसको अब लॉन्च किया गया है आईपी साक्षरता और जागरूकता के लिए। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। इसके साथ ही कॉलेज और संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आईपी की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सी चीज़ें आती है जिसमें विभिन्न प्रकार की आपके नवाचार हो गए, ठीक है, आपकी श्रव्य और दृश्य सामग्री हो गई, आपका ऑडियो, संगीत, इसी तरह से आपकी कोई पुस्तक या साहित्य हो सकता है, आपके नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आपके कोई बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं, आपकी मशीन डिज़ाइंस हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम आईपी के अंतर रखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो जो अमूर्त संपत्ति हमारे पास है, अमूर्त मतलब जिसे हम देख तो नहीं सकते, जो इनटेंजिबल है, ठीक है। तो जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद उस संपत्ति पर हमारा अधिकार होता है क्योंकि हमने उसे बनाया। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग ऐसे बनाई है जो कि अभी तक नहीं बनी है और वो आपके खुद के विचारों का सृजन है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं और इसके लिए बहुत से जो हमारे एक्ट्स हैं वो इसमें काम करते हैं। आइदर ये कोई ट्रेडमार्क एक्ट हो सकता है, ये कॉपीराइट एक्ट हो सकता है, ये फोटोकॉपी एक्ट हो सकता है, ऐसे बहुत से एक्ट जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में भारत की एक श्रम और रोजगार सचिव हैं अपूर्वा चंद्रा, उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संघ है या फिर संगठन है, उसका अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। तो जो गवर्निंग बॉडी है, शासी निकाय अर्थात गवर्निंग बॉडी जो है, उसके अध्यक्ष के रूप में इनको अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक चुना गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में की गई थी। तो वर्साई की संधि आप सभी जानते हैं जर्मनी पर थोपी गई थी और जिसके माध्यम से जो जर्मनी है उसके क्षेत्रों का बंटवारा रूस और मित्र देशों में कर दिया गया था और इसके बाद में जिसे हम मानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, जब भी आप ये पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगी वर्साई की संधि, जिसने अपमानजनक तरीके से जो जर्मनी है उस पर न केवल युद्ध के खर्चे का बोझ लादा बल्कि जर्मनी को भी तोड़कर रख दिया था। चलिए, वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। आईएलओ में कार्रवाई का मुख्य साधन अभिसमय अर्थात इसके जो बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं और जो बहुत सारे समझौते अर्थात एग्रीमेंट्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के रूप में स्थापित करना इसका कार्य है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल जो है सरकार द्वारा एक घोषणा की गई जिसके अंतर्गत जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमारे यहाँ पर मूल्य निर्धारण के लिए या मूल्य में महंगाई को नापने के लिए, मुद्रास्फीति को नापने के लिए दो तरह के सूचकांक हम सामान्यतः यूज करते हैं। वैसे तो बहुत से सूचकांक हैं, ठीक है। आपका इसमें पहला उत्पादन मूल्य सूचकांक भी होता है, इस तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, ठीक है। तो एक तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात सीपीआई की। सीपीआई जो है ये 4 प्रकार के होते हैं जिन पर मैं भी चर्चा करूंगा। तो इनमें से एक प्रकार जिसको हम बोलते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू अर्थात सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए महंगाई का क्या स्तर है इसी को दर्शाने का काम ये करता है। पूर्व में इसका आधार वर्ष 2001 था, जिसे अब चेंज करके 2016 कर दिया गया है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार हैं राज्य मंत्री, उनके द्वारा ये जारी किया गया। तो वर्ष 2016 हो गया है आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों का जो वर्ग है उसके लिए। केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी की गई श्रृंखला में वर्ष 2001 जो था उसको चेंज करके 2016 कर दिया गया है। वर्ष 1944 से वर्ष 1949 पहली बार किया गया। उसके बाद 1949 से 1960, फिर 1960 से 1982 और 1982 से वर्ष 2001 को जो है आधार वर्ष के रूप में किया गया था। देखिए आधार वर्ष क्यों किया जाता है मैं आपको दर्शाना चाहूँगा। महंगाई का जो स्तर है या मुद्रास्फीति को देखने के लिए, जो कॉस्ट इनपुट्स है उनको रोकने के लिए और जो एक तरह से जो उत्पाद लागत जो महंगाई बढ़ती है उसको रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है, ठीक है, और कुछ समय बाद में ये वस्तु 18 रुपये में बिक रही है। तो ऐसे में आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि आपको सीधा मुनाफा 8 रुपये का हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि पहले जो 10 रुपये की वस्तु आप ले रहे थे उसमें अब कॉस्ट या लागत जो है वो भी बढ़ जाती है। और वो किस लिए होती है? बाकी लगातार बढ़ती हुई जो चीज़ों की महंगाई है उसकी वजह से। जैसे देखिए आप 2012 में किसी चीज़ की वैल्यू कुछ अलग है और 2016 में उस चीज़ की वैल्यू अलग है। तो हमें ये देखने के लिए कि 2012 की तुलना में 2016 में कितनी महंगाई बढ़ी, एक आधार वर्ष यहाँ पर चाहिए। उस आधार वर्ष के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है। क्योंकि 100 से अगर आज वस्तु 108 पर पहुंच गई है तो इसका मतलब 8% की वृद्धि हमको इन 4 सालों में हो गई है। इस चीज़ को देखने का प्रयास इसमें किया जाता है। यह भी कहा गया है कि भविष्य में अब इस सूचकांक का आधार वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको इस नई खाद्य श्रृंखला के बारे में बताऊं तो इसमें भी कुछ अंतर या बदलाव किए गए हैं। जैसे कि जो आपका खाद्य समूह है उसके भार को कम करके 39.17% कर दिया गया। तो अगर 100% हम भार समूह मतलब वेटेज किसको कितना दिया है महंगाई जो हमारा सूचकांक है उसमें, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर वेटेज में 40% के करीब अर्थात 39.17% खाद्य समूह है, सबसे ज़्यादा रहेगा। ये 2001 में 46.2 था। शिक्षा और स्वास्थ्य को 23.26 से बढ़ा करके अब 30.31% कर दिया गया है। तो पहले नंबर पे आपका खाद्य समूह और दूसरे पर शिक्षा और स्वास्थ्य अब रहेंगे। सीपीआई 4 तरह के हैं। एक पर हमने बात कर ली है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई। दूसरा कृषि मजदूर अर्थात जो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं उनके लिए सीपीआई। देखो आप कभी भी इन सबको एक साथ नहीं देख सकते। औद्योगिक श्रमिकों की अलग तरह की डिमांड्स होती है और उनकी जो महंगाई का स्तर है वो अलग है क्योंकि उनके रहने का क्षेत्र अलग है। कृषि मजदूरों के लिए अलग तरह की महंगाई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अलग अलग तरह के मजदूरी का काम करते हैं कृषि को छोड़ करके, उनके लिए अलग तरह की महंगाई होती है। और अंत में जोड़ी जाती है ग्रामीण, शहरी और संयुक्त सीपीआई। ठीक है, तो सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी सीपीआई को हम पढ़ते हैं अधिकतर। अब इनमें भी आप देख सकते हैं औद्योगिक श्रमिक के लिए आधार वर्ष 2016 हो गया है। कृषि मजदूरों के लिए 1986-87 है, ठीक है। ग्रामीण मजदूरों के लिए भी 1986-87 है, जबकि सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2012 है, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव यहाँ पर है।
इनमें से 3 जो है उसको श्रम और रोजगार मंत्रालय में जो श्रम ब्यूरो है, जो शिमला में स्थित है, उसके द्वारा संकलित किया जाता है। जबकि चौथे प्रकार की सीपीआई जो है, जिसको हम सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त करते हैं, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसके सीएसओ अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संकलित किया जाता है। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, और इसमें ये चौथे नंबर का सीपीआई जो है उसी को यूज किया जाता है। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने आज चर्चा की। उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे, तो आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं वीडियो को लाइक करके। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस शिक्षा के बेहतरीन प्रयास, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपको सबसे बेहतर करंट देने का, उस पर आप सभी जो है मदद प्राप्त कर सकें। और एसीएफ के बहुत से कोर्सेज़ जो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आरएस के कोर्सेज़, उन सभी का आप लाभ ले सकते हैं। तो आज ज्वाइन करें आरएस जंक्शन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।